नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। वक्त हो गया है जनहित का। जनहित में आज हम बात करेंगे सावन की। मान्यता है सावन का महीना भगवान शिव को खासतौर से प्रिय है। इस महीने में वो पृथ्वी पर आते हैं। सावन शुरू होने में अभी 12 दिन हैं, लेकिन सावन के कुछ तथाकथित ठेकेदार हैं, पहले ही एक्टिव हो गए हैं और हर साल की तरह काम पर लग गए हैं कि कहीं कोई मुसलमान कावड़ियों के पवित्र मार्ग पर हिंदू नाम से रोटियां तो नहीं बना रहा। कोई मुसलमान ढाबे के बोर्ड पर भगवान शंकर का फोटो लगाकर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है। इसीलिए सावन के ठेकेदारों की ये स्वयंभू सेना हर होटल ढाबे की चेकिंग करने निकल पड़ी है और इसी में विवाद पैदा हो रहा है कि इन्हें ऐसा करने को किसने कहा। ये दुकानों की पहचान कर रहे हैं या फिर ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। जनहित में आज सबसे पहले बात सावन के ठेकेदारों की। सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है और इसी के साथ कावड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। शिव भक्त पवित्र जल लेकर कई कई किलोमीटर तक पैदल चलेंगे, शिवालयों में जाकर भगवान का अभिषेक करेंगे। लेकिन हमारी आज की खबर सावन नहीं बल्कि सावन के ठेकेदारों की है, जो हर साल की तरह सावन आने से पहले ही प्रकट हो चुके हैं और सड़क पर उतरकर अपना सावन अधिनियम लागू करने में लगे हैं। वैसे तो कानून की किसी किताब में सावन अधिनियम नहीं है, फिर भी हम बता दें कि इसमें क्या कुछ होता है। इसमें यह तय हो जाता है कि कावड़ यात्रा के दौरान कावड़िए किस होटल पर खाना खाएंगे, किस ठेले से केले खरीदेंगे, किस गुमठी से चाय पिएंगे। ऐसा ना हो कि गलती से किसी मुसलमान के होटल पर कुछ खा पी लें और मुसलमान के ठेले से केले अमरूद खरीद लें और फिर इससे उनका सावन अशुद्ध हो जाए। तो बस इस शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए सावन के ठेकेदारों ने हरिद्वार से लेकर मुजफ्फरनगर और मेरठ तक चेकिंग शुरू कर दी है। चेकिंग शुरू की गई है, कहीं हिंदू नाम का कोई बोर्ड लगाकर मुसलमान तो होटल नहीं चला रहा। ऐसा तो नहीं कि नाम शिवा ढाबा रखा हो और भीतर कोई सलीम मियां तंदूरी रोटियां बना रहे हों। तो यही है वो सावन के ठेकेदार जो सड़कों पर उतर आए हैं। याद है आपको, पिछले साल कावड़ मार्ग पर नेम प्लेट को लेकर विवाद हुआ था। होटल से अपने मालिकों के नाम डिस्प्ले करवाए गए थे। फल वालों तक को डिस्प्ले करना पड़ा था कि ठेला राजेश का है या रफीक का है। अब इस सावन के निर्देश देख लीजिए आप। 25 जून 2025 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो निर्देश दिए हैं वो ये हैं कि कावड़ मार्ग पर हर दुकानदार को अपना नाम लिखना होगा। कावड़ मार्ग पर खुले में मांसाहार भोजन की बिक्री नहीं होगी। निर्देश और भी हैं, ढाबे या ठेले वाली चीज़ों के रेट फिक्स रखे जाएंगे। ये नहीं कि जो मन में आया वैसी कीमतें वसूल ली। लेकिन यहाँ सवाल है कि सीएम योगी के इन निर्देश को लागू कौन कराएगा? सरकार के कर्मचारी लागू कराएंगे सरकारी फरमान को या फिर सावन के सो कॉल्ड ठेकेदार इन्हें लागू करवाएंगे? ये सवाल बड़ा है। अब लागू तो सरकार को करवाना है, लेकिन सावन के ठेकेदार पहले ही हरकत में आ गए हैं और उनके पहले निशाने पर मुजफ्फरनगर का पंडित जी का वैष्णो ढाबा आया। इलाके में एक यशवीर महाराज हैं जिन्होंने 5000 लोगों की फ्लाइंग स्क्वाड बनाई है। इसी की एक टीम पंडित जी के ढाबे पर पहुंची, छापा मार दिया, इंक्वायरी शुरू कर दी। ढाबे पर सबके आधार कार्ड चेक किए जाने लगे। रोटियां बनाने वाला गोपाल अपना आधार कार्ड नहीं दिखा पाया, तो फ्लाइंग स्क्वाड ने उसकी पैंट तक उतरवाने की कोशिश की ताकि वो चेक कर सके कि आखिरकार गोपाल जो नाम बता रहा है अपना, वो कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, उसका धर्म क्या है। इस पर हंगामा हो गया, कोई सबूत नहीं मिला तो ढाबे का पेमेंट बारकोड स्कैन करके देखा गया। दावा है कि उसमें ढाबे के मालिक का नाम मुस्लिम पाया गया है और इसके बाद तो अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 24 घंटे में ढाबे के नाम से पंडित जी, वैष्णो सब हटा दिया जाए। ये नंबर है जो है इस पर पेमेंट ये मालिक मुसलमान है। मेरा नाम गोपाल। अभी इन्होंने 45
पहले आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं खोएगा। बीमा चल रहा, देखो बीमा चल रहा। आध घंटा पहले एक हरिद्वार से यात्री आए थे और वो भोजन करने के लिए बैठे, पूछने पर पता लगा यहाँ तो कर्मचारी भी और संचालक भी सब मुसलमान हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर अपना नाम लिख लें। ज़्यादातर लोगों ने अपना, मेरे ख्याल से जो जेन्युइन नाम है वही है। कोई एक का दुक्का चल रहा हो तो मैं कह नहीं सकता, पर ज़्यादातर वही लोग हैं, जो नाम है वही जेन्युइन लोग हैं। लोगों का होटल खुलता है या बंद रहता है? बंद कर देते हैं। खुलता है तो सोयाबीन की बिरयानी बनती है। अब सवाल है कि होटल्स और ढाबों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ही अंतरिम रोक लगाई थी, फिर भी इस बार नेम प्लेट का आदेश दोबारा क्यों सामने आ गया? 18 जुलाई 2024 को यूपी सरकार ने पिछले साल आदेश दिया था। आदेश था कावड़ मार्ग पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना होगा। कहा था फैसला कावड़ियों की आस्था की पवित्रता के लिए लिया गया है, लेकिन फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 22 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया दुकानदार सिर्फ खाने का प्रकार, मतलब शाकाहारी है खाना, मांसाहारी है, ये लिखेंगे। दुकानों होटल्स पर दुकानदार का नाम लिखना जरूरी नहीं है। हालांकि 24 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने नेम प्लेट का आदेश दूसरी बार लागू किया और इसमें बाकायदा ये आदेश था ढाबों और रेस्टोरेंट में मालिक और मैनेजर की नेम प्लेट जरूर होगी। कर्मचारियों के नाम, पते, मोबाइल नंबर प्रदर्शित किए जाएंगे। खाने पीने में यूरिन और थूक मिलाने से रोकने के लिए ठोस प्रबंध हो। रेस्टोरेंट और होटल की हर जगह सीसीटीवी की निगरानी में हो। शेफ और वेटर के लिए मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। दूसरे आदेश में यूपी सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम को आधार बनाया। भोजन में अशुद्धता यानी यूरिन और थूक मिलाने जैसी घटनाओं पर ध्यान खींचना। योगी सरकार का तर्क है कि सवाल सिर्फ आस्था और पवित्रता का नहीं, ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ भी विषय है। कावड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर में ही थूक लगाकर रोटी बनाने का एक बार फिर एक मामला सामने आया। लजीज नाम के होटल पर एक कर्मचारी का थूक लगाकर रोटी बनाते हुए वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने शाहनवाज नाम के इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल फिर वही, यूपी सरकार के आदेश को सरकार का सिस्टम लागू कराएगा या फिर सावन के नाम पर ये ठेकेदार सामने आ जाएंगे? कोई भी नेम प्लेट लगवाने के लिए निकल पड़ेगा क्या? अभी जैसे जैसे कावड़ यात्रा के दिन पास आएंगे, तय मानिए आप इस पर जमकर सियासत होनी है। माहौल तो देखिए अभी से बनना शुरू हो गया है। सुना देते हैं आपको कौन इस मामले पर क्या कह रहा है। हमने ये गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अभियान चलाया है कि किसी भी सनातन धर्म के लोगों का धर्म भ्रष्ट न हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सब खाद्य पदार्थ की दुकान चलाने वाले मोटे अक्षरों में अपना नाम लिखे, फिर खाने वाले के ऊपर आधारित है कि वो कहाँ खाता है, लेकिन धोखे से वो न खा पाए। ये महाराज कोई अधिकारी हैं क्या पुलिस के अफसर हैं? इनको ये राइट किसने दिया कि होटलों की चेकिंग करें? ये लोग माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं। पहचान बताओ, दुकान लगाओ। किसने मना किया? किसने तो मना किया नहीं। कुछ शरारती तत्व हैं जो पहचान छुपा के जानबूझ के कांवड़ यात्रा में व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट ने नेम प्लेट लगाने को मना कर दिया, रोक दिया था, और अब फिर इस तरह का ऐलान किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कार्य किया जा रहा है। बीजेपी वाले मीट खाते हैं, दुकानों में कैमरा लगाइए, अगर बीजेपी वाला है उन्हें मीट मत दीजिए। मैंने अपनी फ्लाइट में अपने बगल में एक बीजेपी के बड़े नेता को खाते देखा है। हालांकि क्या आपने कभी गौर किया है, अगर ना किया हो तो कीजिएगा जरूर, कि सावन तो पूरे देश में बनाया जाता है और फिर नेम प्लेट वाला और ये शुद्धता वाला विवाद जो है वो अक्सर हरिद्वार से मुजफ्फरनगर मेरठ के बीच वाला जो रास्ता है वहीं पर क्यों होता है। खैर, हम आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। आज जनहित में जो अगली बड़ी खबर है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे वो पश्चिम बंगाल कोलकाता से सामने आई। गैंगरेप केस को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने
बड़ी दुविधा में वो नजर आ रही हैं खुद। मुश्किल उनकी ये है कि पहले बीजेपी के हमलों से वो निपटें या फिर उनके अपने घर में जो कलह मच गई है वो उसे पहले सुलझाएं। दरअसल कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप को लेकर टीएमसी के दो धांसू और लड़ाकू सांसद एक बार फिर खुलेआम आमने सामने आ गए हैं, लड़ रहे हैं एक दूसरे से। महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी, कुछ दिन पहले भी देश ने इन्हें लड़ते झगड़ते सार्वजनिक तौर पर देखा, एक दूसरे को नीचा दिखाते राजनीतिक तौर पर ठिकाने लगाने की कोशिश करते पहले भी ये दोनों नजर आए हैं। महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी की कलह का अब सीक्वल आप कह सकते हैं या सेकेंड राउंड आप कह सकते हैं जो शुरू हुआ है। लॉ कॉलेज केस में अब तक बीजेपी ममता सरकार को घेर रही थी, लेकिन आज का दिन कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा के नाम रहा। पहले महुआ मोइत्रा पर कल्याण के हमले का एक ट्रेलर आपको दिखा देते हैं। মহুয়া মৈত্র, আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে উনি 1.5 মাসের হনিমুন করে কি এসে ফিরেছেন ভারতবর্ষে? আর ভারতবর্ষে ফিরে এসেই কি পিছনে লাগা আরম্ভ করে দিয়েছেন? What she has broken a family of a 40 years marriage and married a guy of 65 years. She has broken she did not hurt the lady. अब आप ये सोचेंगे कि कोलकाता गैंग रेप केस में अचानक महुआ मोइत्रा की शादी, उनका हनीमून का किस्सा कहां से आ गया? तो वजह जानिए आप। दरअसल ये विवाद वहां से शुरू हुआ जब कोलकाता लॉ कॉलेज गैंग रेप केस को लेकर सांसद कल्याण बनर्जी और टीएमसी के विधायक मदन मित्रा, इन दोनों ने गैंग रेप केस को लेकर परसों विवादित बयान दिया। जिस दिन कॉलेज बंद है, परीक्षा चल रहा है, आपको यूनिट की कुछ बनाएगा तो आप मत जाइए, इसमें आपको भला नहीं होगा। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, 2 सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते। वो जो देख रहे हैं हम, जो गंदा काम किया, वो ही हैड टेकन द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। নিরাপত্তা কাকে দেবে? নিরাপত্তা তো তার সহকর্মীরা দেবে, সহকর্মীরা দেবে। সেখানে তো সহকর্মীরাই রেপ করছে, তাহলে অন্যায়টা কারা করছে? নিরাপত্তা কাকে দেবে? নিরাপত্তা তো তার সহকর্মীরা দেবে, সহকর্মীরা দেবে। সেখানে তো সহকর্মীরাই রেপ করছে, তাহলে অন্যায়টা কারা করছে? मदन मित्रा ने गैंगरेप के लिए एक तरह से लड़की को कसूरवार ठहराया। कल्याण बनर्जी का बयान एक तरह से जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने वाला था कि पुलिस कहां तक ये सब रोक पाएगी। टीएमसी ने कल ही दोनों नेताओं के बयान से पल्ला झाड़ लिया, साफ कर दिया कि ये इनके निजी बयान हैं, पार्टी की सोच ऐसी नहीं है, बात इतने पर खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन महुआ मोइत्रा ने इस बुझती आग को भड़काने के लिए अपने बयान से घी डालने का काम किया। पार्टी के बयान पर कमेंट में महुआ मोइत्रा ने लिखा, देश की हर पार्टी में महिलाओं के लिए नफरत रखने वाले लोग हैं। टीएमसी को जो बात बाकी पार्टियों से अलग बनाती है वो ये कि हमारी पार्टी इन नफरती बयानों की निंदा करती है, चाहे ऐसे बयान किसी ने भी दिए हों। हालांकि महुआ ने कल्याण बनर्जी का नाम नहीं लिया, लेकिन कल्याण बनर्जी समझ गए कि नफरती उन्हीं का आ गया है। पढ़ते ही आग बबूला हो गए और फिर बिना किसी लिहाज के, महुआ भी टीएमसी की सांसद हैं, कल्याण ने उन पर जबरदस्त पर्सनल अटैक करने शुरू कर दिए। মহুয়া মৈত্র, আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে উনি 1.5 মাসের হনিমুন করে কি এসে ফিরেছেন ভারতবর্ষে? আর ভারতবর্ষে ফিরে এসেই কি পিছনে লাগা আরম্ভ করে দিয়েছেন? What she has broken a family of a 40 years marriage and married a guy of 65 years. She has broken she did not hurt the lady, expelled by the parliament for the breach of ethics. She is talking about the philosophy. She knows only her future. She knows how to make money. महुआ मोइत्रा ने ही बीजेपी के पूर्व सांसद और सीनियर वकील पिनाकी मिश्रा से जर्मनी में शादी की थी। शादी के बाद महुआ और पिनाकी मिश्रा का एक डांस वीडियो बहुत वायरल हुआ था। कल्याण बनर्जी इतने गुस्से में थे कि वो खुद को रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने महुआ को लेकर ऐसे ऐसे चिट्ठे खोलने मीडिया के सामने शुरू कर दिए जिसका जिक्र पहले कभी नहीं हुआ था, पुराने झगड़े के वक्त भी नहीं। कहने लगे महुआ खुद अपने चुनाव क्षेत्र में सभी महिला नेताओं के खिलाफ हैं। महुआ मुझे क्षेत्र में चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश कर चुकी हैं। महुआ को सिर्फ पैसे कमाने और अपना भविष्य बनाने की चिंता है। महुआ ने राहुल गांधी का दोस्त बताकर पॉलिटिकल एंट्री ली थी। बहरहाल कल्याण बनर्जी के ताबड़तोड़ हमलों पर महुआ मोइत्रा ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया।
टीएमसी के एक्स अकाउंट पर भी पूरी तरह सन्नाटा, खामोशी कह लीजिए आप। लेकिन बीजेपी कह रही है कि दोनों सांसदों का यह झगड़ा भी एक ड्रामा है। बीजेपी आईटी सेल के अमित मालवीय ने कहा है, टीएमसी के अंदरूनी झगड़े से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। यह झगड़ा लॉ कॉलेज रेप केस से ध्यान भटकाने की चाल है। यह रेप पीड़ित के न्याय के आंदोलन को डीरेल करने की टीएमसी की चाल है। ममता बनर्जी इसका उत्तर दें कि वह कल्याण बनर्जी के जो सोच है उसके साथ है, जहां उनकी पार्टी का कोई और रुख है। राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला है, मां माटी मानुष का नारा लेकर सरकार में आई थी। वह राज्य की होम मिनिस्टर भी हैं और राज्य के अंदर इस प्रकार से बेटियों के साथ कुकर्म हो, दुष्कर्म हो और उसके बाद उनके नेताओं के इस प्रकार से बयान आए, ये सचमुच एक मैटर ऑफ कंसर्न है। और इससे पहले कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा की भिड़ंत 3 महीने पहले हुई थी। 4 अप्रैल को चुनाव आयोग के दफ्तर में दोनों भिड़ गए थे, जब महुआ का नाम टीएमसी के ज्ञापन से हटाया गया था। तब बीजेपी ने एक वीडियो जारी करके दोनों के झगड़े का दावा किया था। इस झगड़े की एक व्हाट्सएप चैट भी उस दौरान लीक हुई थी। और अब आगे इसी लॉ कॉलेज में कानून की छात्रा से जो गैंगरेप हुआ है, इसको लेकर बेहद विवाद सियासी तौर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन साथ ही ये जो राजनीति हो रही है, यकीनन वो अफसोसनाक है। पक्ष और विपक्ष तो छोड़ दीजिए, आप सत्ताधारी टीएमसी के नेता भी देखिए आप किस तरीके से खुल्लम खुल्ला लड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि कोलकाता की पीड़ित को इंसाफ कौन दिलाएगा। सवाल ये भी कि ऐसी वारदात कुछ दिन के सियासी हो हल्ले के बाद चर्चाओं से दूर हो जाएगी, या फिर बेटियों की सुरक्षा पर कोई ठोस काम किया जाएगा। कानून का राज और जीरो टॉलरेंस जैसे शब्दों से सिर्फ जुबानी जमा खर्च तो होता है, बेटियों को सुरक्षा की गारंटी वो कब मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। कानून महाविद्यालय में महापाप हुआ। पाप की पीड़ित कानून की छात्रा, पाप का मुख्य आरोपी कॉलेज का ही पूर्व छात्र और सत्ताधारी दल टीएमसी से जुड़ा छात्र नेता। पाप के भागीदार इसी कॉलेज में लॉ की पढ़ाई करने वाले 2 अन्य छात्र और वो सुरक्षाकर्मी जिसके कमरे में किसी बेटी के साथ गैंगरेप नहीं हुआ, बल्कि पश्चिम बंगाल में कानून के राज का चीरहरण हुआ। गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात के मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा की कोलकाता के इस कॉलेज में कैसी तूती बोलती थी, इसका सबूत दीवारों पर लिखा ये इश्तेहार है। यकीन मानिए, दीवार पर लिखी ये इबारत इस कुंठित शख्स के आत्म प्रचार की वानगी से ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि अपने जुर्म से वकील, छात्र नेता और लॉ कॉलेज के इस अस्थायी कर्मचारी ने साबित कर दिया कि ऐसे हैवान के लिए किसी इंसान के दिल में सिर्फ दहशत और नफरत ही हो सकती है। ऐसे में गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए तफ्तीश जारी है। एसआईटी में अब सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 9 कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को करीब 7.5 घंटे के सीसीटीवी फुटेज मिल गया है, जिसमें सारे आरोपियों के घटनास्थल पर मौजूदगी के सबूत दर्ज हैं। इतना ही नहीं, सीसीटीवी फुटेज से पीड़ित के बयान पर भी मुहर लगी है। शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट भी पीड़ित के साथ दरिंदगी को बयां करती है। शनिवार को ही क्राइम सीन रिक्रिएट हो चुका है। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा, उसके साथी ज़ेब अहमद और प्रमिल मुखर्जी के अलावा सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी भी सलाखों के पीछे है। सुरक्षा गार्ड भी तो टीएमसी का आदमी है। कोई एग्जाम देकर नौकरी मिला? यहाँ पूरा स्टेट में पिछले 14 साल में कोई परमानेंट नौकरी नहीं हुआ, सब कॉन्ट्रेक्चुअल कैजुअल एम्प्लॉय किया। कोलकाता के लॉ कॉलेज में हुए गुनाह पर देश में गुस्सा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ममता बनर्जी के राज में कानून व्यवस्था कटघरे में। ऐसे में मुख्य विपक्षी बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस और वामपंथी दल भी सड़क पर उतरकर सरकार की मुखिया से इस्तीफा मांग रहे हैं। विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। शनिवार को तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और उनके साथियों को गिरफ्तार तक किया गया। सबको पूरी रात लॉकअप में ही गुजारनी पड़ी, हालांकि सुबह होते ही इन्हें छोड़ दिया गया। ये प्रोटेस्ट करने पर हमें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया,
उसके बाद पुलिस हमें छोड़ने के लिए बोले थे बेल बॉन्ड पे साइन करके। हमने इसका विरोध किया और पूरी रात लाल बाजार में हमने बिना साइन किए हमने रात वहाँ पे रहा। जब सरकार सोती है, जब पुलिस सोती है, तब किसी ना किसी को जागना पड़ता है। तो जगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। राजनीति अपनी जगह, लेकिन सवाल गंभीर हैं। अभी पिछले साल 8 अगस्त को कोलकाता के ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। और अब 25 जून को साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में कानून की छात्रा से गैंगरेप की वारदात अंजाम दी गई। ऊपर से टीएमसी के ही मदन मित्रा और कल्याण बनर्जी जैसे बड़े नेता हल्के बयान देकर गैर संजीदगी का इजहार कर रहे हैं। बंगाल में वो आरजीकर हो या कस्बा की लॉ कॉलेज की दुर्घटना हो, ये प्रतीत करता है महिलाओं के प्रति अभी की रूलिंग पार्टी की, जब यहाँ की रूलिंग पार्टी की हेड एक महिला है, उनकी मानसिकता क्या, उनके नेताओं के बयान किस प्रकार के आ रहे हैं। यही बहुत गणतंत्र में, प्रजातंत्र में खतरनाक मानसिकता है। इस रेप केस में महिला आयोग भी एक्शन में है। आयोग की सदस्य डॉक्टर अर्चना मजूमदार कोलकाता पुलिस पर पीड़ित को छिपाने, उससे मुलाकात न करने देने के आरोप लगा रही हैं। वहीं ममता सरकार की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य आयोग की मंशा पर सवाल उठा रही हैं। ये हमें ना विक्टिम से मिलने दे रहा, ना हमें क्राइम सीन दिखाया, ना कोई फोटोग्राफ लेने दिया। पुलिस का कोऑपरेशन में लिमिटेशन है। वो नहीं चाहते कि हम विक्टिम से बात करें, उसके परिवार से बात करें, उसके पास खड़ी रहे। पुलिस बोल रहा है कि वो कहाँ है हमें पता नहीं, वो नहीं है, ताला मार के कहीं भगा के छिपा के रखे हैं। हमारे यहाँ पर महिला कमीशन आते हैं तो दूसरी जगह क्यों नहीं जाते? वहाँ की महिलाओं क्या महिलाएं नहीं हैं? वहाँ के अत्याचार क्या अत्याचार नहीं है? तो आप क्या पॉलिटिसाइज्ड हो रहे हैं? गौर करने वाली बात यह भी है कि बीजेपी ने गैंगरेप के मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा के साथ टीएमसी के जिन नेताओं की तस्वीर जारी की, उनमें से एक चंद्रिमा के साथ भी है। कोलकाता पर गैंगरेप के इस कलंक से बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी टीएमसी पर हमलावर है। हिंदुस्तान की रेपुटेशन देखें, अभी आपने हाल ही में पिछले हफ्ते देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एडवाइजरी जाहिर करी है कि इंडिया सेफ नहीं है, औरतों के लिए सिंगल सोलो ट्रैवल नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे देश के लिए भी एक बहुत गलत प्रेसिडेंट जो सेट हुआ है। एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर दिन रेप की 86 घटनाएं दर्ज की गई, जबकि पश्चिम बंगाल में रोजाना रेप की 3 घटनाएं पुलिस रिकॉर्ड में आई हैं। जाहिर है ये आंकड़े देश और प्रदेश के दामन पर वो दाग हैं जो पूरी दुनिया में हमारी बदनामी कराने वाले हैं। सबसे अफसोसनाक तो ये कि इंसाफ के पुजारियों को तैयार करने वाले कॉलेज में ही गैंगरेप जैसी घटना हो गई, तो कानून की पहुंच और परिधि से कोसों दूर रहने वाली महिलाओं का जरा सोचिए तो क्या होगा। कि वहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, पुलिस का इकबाल जो है खत्म हो चुका है, पुलिस का डर जो है खत्म हो चुका है, और इस प्रकार के एक प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज के अंदर इस प्रकार की घटना होना, ये वहाँ की शैक्षणिक संस्थाओं की आत्मा के ऊपर भी बहुत बड़ा एक अटैक है। पश्चिम बंगाल में ये जो लगातार घटनाएं हो रही हैं वो बहुत ही चिंता का विषय है। लगता है कि पूरी सरकार, पूरी पुलिस मशीनरी, सारा तंत्र एकदम फेल है। कहीं कुछ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ पश्चिम बंगाल में रह नहीं गई है। कोई सेफ नहीं। अगर कानून का विद्यार्थी, लॉ स्टूडेंट सेफ नहीं है, बच्ची, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ के आम जनता की क्या हालत होती होगी। वक्त अब सिर्फ चिंता जताने और राजनीतिक बयानबाजी का नहीं, बल्कि जरूरत कोलकाता की इस कलंक कथा के बाद समूचे देश की महिलाओं की व्यथा को दूर करने की, वरना महिला सुरक्षा के सारे दावे और वादे खोखले ही माने जाएंगे। और आइए अब महाराष्ट्र का रुख करते हैं, जहां ठाकरे ब्रदर्स की 20 साल बाद दिख रही संभावित जुगलबंदी से पहले ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दाव बड़ा चल दिया। जिस मुद्दे पर उद्धव और राज एक मंच पर आने वाले थे, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उस मुद्दे को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया। उस आदेश को ही रद्द कर दिया जो दोनों भाइयों को साथ ला रहा था। अब सवाल है कि ये फडणवीस का वाकई नया दाव है या उन पर भी अपने गठबंधन के सहयोगियों की तरफ से दबाव था। और सवाल यह भी महत्वपूर्ण है कि क्या वाकई इस दाव के बाद अब ठाकरे परिवार 5 जुलाई का पुनर्मिलन कर पाएगा या वो टल गया। भाई भाई मिलन क्या देखने के लिए मिलेगा या अभी नहीं।
एक बार फिर हिंदी विरोध की राजनीति चरम पर है। देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने पहली से 5वीं क्लास तक के मराठी और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य क्या किया। मराठी मानुष की राजनीति करने वाले ठाकरे भाइयों का पारा गर्म हो गया। उद्धव और राज ठाकरे की ओर से पहले अलग अलग, फिर एक साथ 5 जुलाई को मोर्चा निकालने का ऐलान तक हो गया। तैयारियां भी जोर शोर से होने लगी। कहा जाने लगा कि 20 साल बाद दोनों चचेरे भाई एक साथ होने वाले हैं। रविवार को इस मुद्दे पर गर्माहट तब और बढ़ी जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने हिंदी भाषा की अनिवार्यता वाले सरकारी आदेश की कॉपी जलाई। मुंबई के आजाद मैदान में ठाकरे परिवार की हिंदी विरोधी राजनीति का यह नया आगाज माना गया, जिसका अंजाम 5 जुलाई को एक मंच पर उद्धव और राज की जुगलबंदी के रूप में सामने आना था। महाराष्ट्रामध्ये मराठीवरती हा जो काही अत्याचार होतोय, हिंदीला विरोध नसला तरी हिंदीची सक्ती आम्ही लादू देणार नाही। नुसता भव्य ना महाभव्य मोर्चा असेल। उद्धव की शिवसेना के इस विरोध को बीजेपी ने पाखंड बताया। विधायक राम कदम ने आरोप लगाया कि हिंदी की अनिवार्यता वाला आदेश तो मुख्यमंत्री रहते उद्धव ने ही लागू किया था। ऐसे में राम कदम और उनके समर्थकों ने उद्धव के झूठ की होली जलाई। हम किसी भाषा का विरोध नहीं करते, हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। पर छोटा बालक है, वो कौन सी भाषा चुने, क्या ये उसका अधिकार नहीं है? पर यह जबरन लादने का काम उद्धव ठाकरे ने किया। अब नौटंकी देखो, खुद लाद रहे और आज खुद मराठी करके चिल्ला रहे। ये सब राजनीति हो ही रही थी कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने दोनों उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के साथ मीडिया के सामने आए और एक झटके में अपने उस आदेश को ही रद्द कर दिया, जिसमें मराठी और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पहली क्लास से 5वीं क्लास तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया था। आणि आम्ही असा निर्णय केलेला आहे की त्रिभाषा सूत्राच्या संदर्भात ही भाषा कुठल्या वर्गापासून लागू करावी, ती कशा प्रकारे करावी, कुठली करावी, काय मुलांना चॉईस द्यावा, याचा निर्णय करण्याकरता राज्य सरकारच्या वतीनं डॉक्टर नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वात एक कमिटी तयार करण्यात येईल। फडणवीस ने 3 भाषा वाली नीति पर विचार के लिए डॉक्टर नरेंद्र जाधव की अगुवाई में एक समिति बनाने का भी ऐलान किया है। फडणवीस के इस फैसले से यकीनन उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को जोरदार झटका लगा है, जो हिंदी विरोध की बुनियाद पर अपनी कोई सियासी जमीन को वापस पाने की उम्मीद लगाए बैठे थे। फडणवीस सरकार का वो आदेश क्या था जिसे अब रद्द कर दिया गया है और जिसमें ठाकरे भाइयों को राजनीतिक संजीवनी नजर आ रही थी? पहले उसे देखते हैं, फिर आपको 5 जुलाई वाले जलसे की जमीन खिसकने की कहानी दिखाएंगे। दरअसल फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र में पहले भी जारी भाषा विवाद के बीच 17 जून को बड़ा फैसला लिया था। इस फैसले के जरिए राज्य में कक्षा 1 से 5 तक मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया। आदेश में कहा गया कि अगर स्कूली बच्चे हिंदी के बजाय किसी अन्य भारतीय भाषा को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ना चाहेंगे तो उन्हें उस भाषा को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इसके लिए क्लास में कम से कम उस भाषा को पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 20 होनी चाहिए। इसी आदेश में कहा गया कि अन्य माध्यम से स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक 3 भाषा यानी माध्यम भाषा मराठी और अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। सरकार के इस आदेश पर उद्धव और राज ठाकरे ने सिर आसमान पर उठा लिया। इसे मराठी मानुष पर जबरदस्ती हिंदी थोपने की नीति के तौर पर पेश किया जाने लगा। पहली की कक्षा के विद्यार्थियों पे कोई सख्ती ना हो, इतना प्रेशर उन पे ना डाला जाए, यही बात है। और रही बात एमएनएस और सेना की, हम साथ में आए, इस महाराष्ट्र के लिए आए। बहुत सारे अगर आप देखें तो मराठी प्रेमी, महाराष्ट्र प्रेमी लोग साथ में आए। किसी कोई पार्टी का एजेंडा नहीं देख रहे, कोई झंडा नहीं देख रहे तो महाराष्ट्र को। 5 जुलाई को एक साथ उद्धव और राज ने एक मंच से मोर्चेबंदी की, लेकिन अब इस मुद्दे को एक ही झटके में सीएम फडणवीस ने झटक दिया। अब सवाल यह है कि बीएमसी और सूबे में बाकी निकाय चुनाव से पहले क्या ठाकरे परिवार की एकजुटता भी टल गई है या फिर 5 जुलाई के कार्यक्रम को ठाकरे परिवार अपनी जीत के तौर पर मनाएगा? होगा क्या, ये तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन पीछे जो हुआ है वो सबको पता है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से शिवसेना के नाम और निशान दोनों छीन लिए हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर शिंदे ने उद्धव को सत्ता के नेपथ्य में धकेल दिया, जबकि राज ठाकरे तो महाराष्ट्र की राजनीति में शून्य पर सिमट गए। मराठी यही एक कारण है दोनों भाइयों को साथ लाने का, और मराठी ये मुद्दा लेकर ही शिवसेना महाराष्ट्र में बड़ी हुई है। और शिवसेना से बाहर जाने के बाद राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई, तो इन्होंने भी मराठी का मुद्दा काफ़ी उछाला है और दोनों भाइयों में मराठी के मुद्दे पर सहमति हुई है, क्योंकि दोनों की राजनीति, दोनों का जनता में जो स्थान है
वो पूरी तरह से मराठी के मुद्दे पर निर्भर करता है, इसीलिए दोनों साथ आ रहे हैं। इसके बाद राज ठाकरे की पार्टी ने हिंदी विरोध के नाम पर ठोकशाही का नया दौर शुरू किया। सरकारी बैंकों के हिंदी भाषी अधिकारियों कर्मचारियों से मारपीट होने लगी। इसी बीच हिंदी की अनिवार्यता वाले फैसले में मातोश्री में बाल ठाकरे से सियासी गुर सीखने वाले उद्धव और राज को नई उम्मीदें दिखी। तो राजनीतिक पुनर्वास के लिए 20 साल पुरानी अदावत भुलाकर पुनर्मिलन की योजना बनाई गई, लेकिन फडणवीस ने पुराने फैसले को पलटकर ऐसा पासा फेंका जिससे निपटने के लिए अब ठाकरे भाइयों और उनके सहयोगियों को भी नई रणनीति बनानी होगी। और जनहित में अब बात मौसम की। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक एक बार फिर कुदरत का कहर शुरू हो गया है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं बाढ़ कहर बरपा रही है। कुदरत का यह अंधा कानून कह लीजिए, जिसमें सिर्फ अपनी मर्जी ही कुदरत चला रही है। उत्तरकाशी में बादल फटा है, 8 से 9 लोग लापता है, 5 से 6 लोगों की जान चली गई है। दरअसल पूरे देश में मानसून की बारिश प्रचंड रूप लेती जा रही है। उत्तराखंड के बड़कोट में बादल फटने से 9 मजदूर लापता हो गए। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। भूस्खलन की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि कुदरत कितने क्रोध में है। राजस्थान, बिहार, झारखंड जैसे राज्य भी मौसम की मार के आगे सरेंडर कर चुके हैं। देश के ज्यादातर हिस्से बारिश से, बाढ़ से जूझ रहे हैं। अब आपको ऐसी तस्वीरें दिखा रही हूं मैं, जिसे देखकर आप कुदरत के हिसाब किताब करने के तरीके से वाकिफ हो जाएंगे। इससे पहले कि हम कुदरत के कहर की एक एक तस्वीर दिखाएं, सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। उत्तराखंड के बड़कोट में बादल फटने के बाद 9 मजदूर लापता हो गए, तो जमशेदपुर के स्कूल के बच्चे बाढ़ में फंस गए। तस्वीरें डराने वाली हैं। रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में भी लैंडस्लाइड के बाद के हालात बता रहे हैं कि कुदरत कितने गुस्से में है। बादल फटने की आवाजें और तेज कड़कती बिजली बता रही है कि फिलहाल कुदरत का ये आक्रोश थमने वाला नहीं। यहाँ उत्तरकाशी के यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे सिलाई बैंड में बादल फटने से इतनी तबाही हुई कि 9 मजदूर मलबे के नीचे दब गए। ऊपर से स्लैब आया, जितना भी टेंट था, गाड़ी था, घोड़ा था, जितना था सब आदमियों को ले गया वो स्लैब आकर। कितने लोग? कर्णप्रयाग में हम लोग मौजूद हैं और सामने आपको जो नदी दिख रही है ये पिंडर नदी है जो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, और कर्णप्रयाग वो जगह जहां पर अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। तो इस जगह पर अगर आप तस्वीरें देखिए तो आपको नजर आएगा कि नदी का उफान कितना ज्यादा है। NH 134 पर सड़क करीब 8 जगह से गायब हो चुकी है। सिलाई बैंड के पास एक रिजॉर्ट के निर्माण कार्य में जुटे 28 मजदूरों में से अब तक 19 मजदूरों को ही सुरक्षित निकाला जा सका है। हालात ये हैं कि यमुनोत्री धाम की ओर लगभग 900 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को जान की चट्टी पर रोक दिया गया है, जबकि सिलाई बैंड हादसे में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी है। लगातार बचाव के कार्य में वहाँ लगे हुए हैं। सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया है। उसकी एक समीक्षा आज हम लोगों ने यहाँ से करी है। आसमानी चुनौती केवल उत्तरकाशी में ही नहीं है, बल्कि यहाँ से करीब 1,500 किलोमीटर दूर झारखंड में जमशेदपुर के कोवली थाना क्षेत्र का एक स्कूल भी जलमग्न हो गया। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बच्चे किस मुसीबत में फंस गए थे।
यहाँ गुड़ा नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर को पार कर गया, जिसके बाद लवकुश आवासीय स्कूल पूरी तरह से डूब गया। बच्चों को अपनी जान बचाने के लिए स्कूल की छत पर जाना पड़ा। जैसे तैसे स्थानीय प्रशासन ने इन सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तराखंड के चमोली में हो रही जोरदार बारिश इंसान को अपनी हदें बता रही है। सड़क पर धंसी कार की मदद के लिए बुलडोजर लाया गया है, लेकिन यहाँ रेस्क्यू करना मुश्किल हो रहा है। चमोली के पास की ये सड़क बारिश के बाद नाले में तब्दील हो गई। यहाँ से लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना मुश्किल हो गया है। चमोली के पास लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़ा है। सड़क बंद होने से करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम भी लगा है। इस हालात से निपटना इंसान के बस के बाहर होता जा रहा है। पेशेंट को लेने जा रहे सर। पेशेंट लेने जा रहे हैं, कहाँ जाना था? हमें जाना सर ये टेपना। अच्छा, 4 घंटे हो गए, काफी परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे कोई पानी होटलें वगैरह कुछ भी नहीं है, सब अपने गाड़ियों में बैठे हुए हैं। रुद्रप्रयाग में भी अलकनंदा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। ऋषिकेश और हरिद्वार में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। मौसम अपना रौद्र रूप यहाँ भी दिखा रहा है। यहाँ ऋषिकेश में बंगला नाला क्षेत्र में जल भराव से अफरा तफरी मची हुई है। जल भराव की वजह से लोग छतों पर शरण लेने को मजबूर हैं। रेस्क्यू टीम भी मुस्तैद हो गई है। हरिद्वार के लक्सर में सुलानी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि विकास नगर में प्रशासन की व्यवस्था बेहद कमजोर दिखी। रामनगर से कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाला NH 309 की हालत देख बस अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ हालात क्या है। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गई है। इन तस्वीरों में कुदरत का तांडव देखिए। उफान मारती नदी अपने साथ जानवरों को भी बहा कर ले जा रही है। हमीरपुर के सुजानपुर में ये बैल बह गया, जबकि बारिश और धुंध की वजह से 15 दिन से लापता नितिन शर्मा के बचाव के लिए अब थर्मल इमेजिंग कैमरे का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। नितिन नाम का शख्स 15 दिन पहले ट्रैकिंग के लिए निकला था। सर्च चली हुई है। थोड़ी सी जो वेदर के वजह से, क्योंकि विजिबिलिटी वहाँ कम हो जा रही है, उसमें थोड़ी परेशानी आ रही है। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश हुई। मंडी और शिमला में भी तस्वीरें कुछ इसी तरह की हैं। शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड से यातायात प्रभावित हो गया है, तो मेहली में लैंडस्लाइड के साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने लाहौल, स्पीति और किन्नौर को छोड़कर बाकी 10 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। देखिए, खराब मौसम को देखते हुए चारधाम यात्रा भी 24 घंटे के लिए रोक दी गई है। भारी बारिश और मौसम विभाग के रेड अलर्ट की वजह से उत्तराखंड प्रशासन ने ये फैसला लिया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में भूस्खलन का संकट गहराया हुआ है और ऐसे में आम जनता ही नहीं, यहां आए पर्यटकों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि कुछ दिन चुनौती भरे हो सकते हैं। 29 और 30 तारीख के लिए जैसे बोला गया था, भारी से बहुत भारी वर्षा जो है कुछ जगहों में वो प्रदेश के विभिन्न जिलों में मिलने वाली है। कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड है या फिर हिल्स में और या इसी तरह जो गाढ़ गदेरे हैं या प्लेन्स में हैं, तो जल भराव या जलस्तर बढ़ना जो है नदियों में वो देखने को मिलेगा। तो उस चीज़ को देखते हुए धैर्य के साथ अपना आवागमन करें और अगर ज़रूरी नहीं है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। हालात सिर्फ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड मतलब जो पहाड़ी राज्य हैं वहां नहीं बिगड़े, बल्कि मैदानी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक बारिश और बाढ़ का डबल अटैक देखने के लिए मिल रहा है। अकेले पहाड़ों पर ही हाहाकार नहीं मचा, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली से लेकर रेगिस्तान यानी राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र में भी बारिश बेरोक-टोक आम जिंदगी को प्रभावित कर रही है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई इलाके भी लगातार हो रही बारिश की मार झेल रहे हैं। यहाँ फतेहपुर में यमुना नदी में अचानक आई बाढ़ से मडोली गांव से बांदा जनपद को जोड़ने वाला पीपा पुल पानी में बह गया, जिसके बाद बांदा और मडोली का संपर्क टूट गया। अब प्रशासन की पोल खोल देने वाली ये तस्वीर देखिए। मुरादाबाद में शहर की गलियों से लेकर मेन बाजार तक जगह जगह पानी बहता चला आ रहा है। दुकानों में पानी भरने से व्यापारियों को नुकसान हो रहा है।
मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी चेतावनी भरी। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। ऑलमोस्ट पूरा इंडिया ही क्लाउड से भरा हुआ है। स्पेसिफिकली आप नॉर्थ वेस्ट और एडजॉइनिंग ईस्ट इंडिया या पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में डेंस क्लाउड है। इसके अलावा कल तक जहां भी एक लो प्रेशर एरिया था गुजरात के ऊपर, और इसके कारण क्या है कि मानसून जो कंडीशंस काफ़ी लो प्रेशर होता है तो कंडीशंस फेवरेबल रहती हैं, जिसके कारण मानसून पूरा भारत कल कवर हो चुका है। बिहार के नवादा में भी कुछ देर की बारिश ने मरीजों को और मरीज बना दिया। यहाँ अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर, दवा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर समेत कई अहम विभागों में पानी और बीमारी को बढ़ा देने वाली जगह तक भर गई। मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश से धसान नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जबकि मध्य प्रदेश के ही सतपुड़ा डैम के 2 गेट और खोलकर हालात संभालने की कोशिशें जारी हैं। अब यहां 5 गेट से लगातार 4190 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। राजस्थान के जालौर में लगातार हो रही बारिश यहां के लोगों के लिए मुसीबतों का सैलाब ला रही है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अब मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाती हूं कि मौसम जब बिगड़ता है तो फिर किस हद तक नुकसान पहुंचाता है। इन आंकड़ों के मुताबिक बाढ़ आने से भारत में हर साल 5,800 करोड़ रुपए सालाना का नुकसान होता है। बाढ़ बारिश से करीब 75 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित होती है। इतना ही नहीं, सालाना 1,600 से ज्यादा लोगों की मौत बाढ़ बारिश की चपेट में आने की वजह से होती है। करीब 6 लाख मवेशियों का नुकसान हर साल बाढ़ बारिश की वजह से झेलना पड़ता है। अब आगे पवित्र अमरनाथ यात्रा के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां इतनी मुस्तैद हो गई हैं कि अगर पवित्र अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकवादियों ने किसी भी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की तो आतंकवादियों को इसका भयंकर अंजाम भुगतना होगा। क्योंकि याद रहना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ऑन है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर बीएसएफ बड़ी चाक चौबंद तैयारियों के साथ है। सरहद से पवित्र गुफा तक सुरक्षा व्यवस्था इस तरह बढ़ा दी गई है कि आतंकी तो क्या, कोई परिंदा भी पूछे बगैर पर नहीं मार सकता है। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू की ये रिपोर्ट देखिए। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इतनी चौकन्नी हो गई हैं कि अमरनाथ यात्रा में कोई भी विघ्न डालने की कोशिश करेगा तो सीधा जहन्नुम पहुंचेगा। एक तरफ बाबा के भक्त अपनी यात्रा की तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं तो वहीं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ ने जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के चप्पे चप्पे पर गश्त बढ़ा दी है। आपको बता दें कि बीएसएफ साफ कर चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकी कोई भी नापाक चाल चलने की सोचेगा भी तो उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। खास बात यह भी है कि बीएसएफ की महिला कमांडो भी पूरे बॉर्डर की निगरानी में डटी हुई हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे जम्मू कश्मीर को छावनी में बदल दिया है। बीएसएफ ने जम्मू में पाकिस्तान से सटी 200 किलोमीटर बॉर्डर को सील कर दिया। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे हुए पाकिस्तान के सियालकोट और शंकरगढ़ वो सेक्टर है जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों ने अपना निशाना बनाया था। यहीं पर पाकिस्तान अपने आतंकियों को पनाह देने का काम करता है और उन्हें लॉन्च पैड उपलब्ध कराता है। अमरनाथ यात्रा से पहले किस तरह यहाँ बीएसएफ के ये वीर बहादुर और वीरांगनाएं यहाँ पर दिन रात अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। पाकिस्तान की हर नापाक साजिश पर नजर रखने के लिए बाइनोक्यूलर्स की मदद ली जा रही है और लगातार ये वो सियालकोट का इलाका है जो संवेदनशील रहा है पाकिस्तान की तरफ से, और यही वो इलाका है जहां से पाकिस्तान न केवल घुसपैठ की घटनाओं को अंजाम दे सकता है बल्कि ड्रोन वाली साजिश भी इसी बॉर्डर से पाकिस्तान रचता आया है। जम्मू के उधमपुर में बसंतगढ़ में सुरक्षा बलों ने गुरुवार को एक आतंकी को मार गिराया था। इस इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है।
बीएसएफ के जवान लगातार हथियार ड्रग्स को खोजने के लिए ऑपरेशन के साथ साथ एंटी टनलिंग ऑपरेशन भी चला रहे हैं ताकि पाकिस्तान की सुरंग वाली साजिश को बेनकाब किया जा सके। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस बार की अमरनाथ यात्रा रेल से नहीं होगी। साथ ही प्रशासन ने अपनी ओर से यात्रा की तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। तैयारियां हमारी है श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 के लिए वो चल रही हैं। तकरीबन 80% हमारा काम पूरा हो चुका है। थोड़ा बहुत काम जो पेंडिंग है वो कल तक हमारा क्लियर हो जाएगा। कल हमारा ड्राई रन रहेगा जिसमें कि पूरी की पूरी यात्रा का जायजा लिया जाएगा, यहाँ से लेके पूरा हमारा बनिहाल तक का। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी, जिसके लिए अभी से एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हैं। स्टेडियम में भगदड़, मेले में भगदड़, रेलवे स्टेशन पर भगदड़ और अब पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने की होड़ में भी भगदड़ मची है। ओडिशा सरकार ने इस भगदड़ पर 2 बड़े अफसरों को सस्पेंड किया है। खुद मुख्यमंत्री ने माफी मांगी है, लेकिन बड़ा सवाल हर बार क्या यही होता रहेगा या फिर सिस्टम में और सिस्टम को चलाने वालों की आदतों में कोई ऐसा सुधार आएगा कि भगदड़ ना मचे। ये तस्वीरें नहीं हैं, लेकिन भगदड़ वही है। अक्सर भीड़ जब सैलाब बनकर उमड़ती है तो कई लोगों के लिए जानलेवा साबित हो जाती है। सुबह करीब 4 बजे श्री गुंडिचा मंदिर के सामने ज्यादा श्रद्धालु इकट्ठा हो गए थे। हर किसी में भगवान जगन्नाथ के रथ के पास जाने की होड़ थी। यहाँ धक्का मुक्की शुरू हुई। हादसे में कई श्रद्धालु दब गए। जब तक हालात संभल पाते, लोगों की जान जा चुकी थी। अपनों के खोने पर विलाप करने के अलावा कुछ नहीं बचा था। घायलों को उसी तरह अस्पताल पहुंचाया गया जैसा कि पहले के हादसों में होता आया है। एक बार फिर लोगों का गुस्सा प्रशासन की बदइंतजामी पर फूटा। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त पुलिस बल पर्याप्त संख्या में नहीं था। पुरी की रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों को उनकी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर के सामने 9 दिन के लिए खड़ा किया जाने की परंपरा है। यहाँ बलभद्र और सुभद्रा के रथ पहले पहुंच चुके थे, लेकिन भगवान जगन्नाथ का रथ बाद में पहुंचा, जिससे लोगों में दर्शन करने की होड़ लग गई और ये हादसा हो गया। भक्तों का जमावड़ा बहुत भारी संख्या में है और भारी संख्या में लोग जो है पहुंच रहे हैं। ये विगत वर्ष की अपेक्षा ज्यादा है। सुबह के समय में जो घटना घटी है उसकी जांच की जा रही है। कब क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण रहा है, उस सब तथ्यों को जो है उजागर करा जाएगा। और अब आज का जनहित मंत्र। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म हो तो ज्ञान जहर है। ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म हो तो वो ज्ञान अमृत है। ज्ञान के अमृत को चखिए, इसका स्वाद लीजिए। जनहित में आज के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।